राजेंद्र सर, एक और जो है वो नैरेटिव चलता है। जब हमने बुरहान वानी का इंसिडेंट देखा था तो एक बड़ा नैरेटिव चला था सोशल मीडिया पे। उसे कह रहे थे इंडियन मीडिया, इंडियन आर्मी, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है डिफेंस के खिलाफ थे, और ऐसा भी कहा जाता था कि आर्मी जो है कश्मीर के लोगों पे अत्याचार करती है, इसलिए बुरहान वानी पैदा होते हैं। इस नैरेटिव का आप एज़ अ डिफेंस पर्सन कैसे जवाब देंगे? क्या ऐसा है? देखिए, एज अ डिफेंस पर्सन अगर मुझसे पूछे, तो जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि बंदूक की गोली किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। हुँ, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक वो राक्षस है ना, रक्त बीज। आपने हुँ, सुना हुँ, होगा रक्त बीज। कि आप रक्त बीज को काटने की कोशिश करोगे, उसके जितने खून के छींटे गिरेंगे, उस एक एक छींटे से 100 और रक्त बीज राक्षस तैयार होता है। हुँ, तो मैं सिर्फ कश्मीर इंसर्जेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं असम में हुँ, एंटी उल्फा इंसर्जेंसी और बजरंग का भी वेटरन हूं। तो मैं उधर की इंसर्जेंसी, मेरी कैरियर शुरू हुई पंजाब हुँ, औपरक्षक में, वो खालिस्तान हुँ, इंसर्जेंसी के टाइम में। हुँ, तो इंसर्जेंसी का ये इंटरनल इनहेरेंट कैरेक्टर है। तो हुँ, सिर्फ गोली से इंसर्जेंसी सॉल्व नहीं होता। हुँ, आप बिल्कुल आप ठीक। हुँ, एक मारोगे, आपको वो माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा, वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वो आइडियोलॉजी को काउंटर करना पड़ेगा। और हुँ, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और हमारी मीडिया बहुत बुरी तरह से फेल हुई। हुँ, देखिए, हर हर सिचुएशन का एक परसेप्शन वॉर होता है कि जी, उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए। हुँ, हकीकत अगर ना प्रोजेक्ट किया जाए और हुँ, चिकनी चुपड़ी बातें करके और दूसरे किस्म का प्रोपागेंडा अगर मीडिया करने लगे, तो परसेप्शन वॉर हम हार जाते हैं। आप हुँ, आप ये ऑपरेशन सिंदूर का ही देखिए, 4-5 दिन पहले का जो हाल हुआ था। हुँ, सीरियसली पूरे चैनलों में झूठ फैलाने लगे। फैलाने इस्लामाबाद लगे। हमने कैप्चर कर लिया, इंडियन आर्मी घुस गई इस्लामाबाद में। हुँ, दिस दी मतलब ट्रेजेडी ये है कि मैं एक चैनल से दूसरे चैनल, मुझे वो लोग मैं शिफ्ट हो रहा था, बिकॉज मेरा एक सेगमेंट एक जगह खत्म हो रहा था, दूसरे चैनल में जा रहा था। हुँ, एक एक फॉल्स न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज जोर जोर से चिल्ला रहे, ब्रेकिंग न्यूज। कर्नल साहब, हुँ, आप इस हुँ, पे क्या कहेंगे? अरे मैं क्या कहूंगा यार, इंडियन आर्मी कहां से इस्लामाबाद में घुस गई और तुम हुँ, मुझसे सवाल पूछ रहे हो। अब हुँ, लाइव टीवी पर हूं, तो ये बात तो मैं कह नहीं सकता ना कि यार तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हुँ, बिकॉज बिल्कुल। बिकॉज उस माहौल में मैं ये बात तो कह नहीं सकता। अब वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेगी, कर्नल साहब ये आपका क्या कहना है इस पे? हुँ, तो मुझे कुछ एक घुमा फिरा के कुछ एक कहना, तो उससे क्या हुआ? ग्लोबली हम सोचते हैं कि भाई हमारी मीडिया सिर्फ हम देख रहे हैं। नो नो नो, सारी दुनिया नोटिस करती है। सब नोटिस करते हैं कि कहाँ क्या हरकत हो रहा है। और हुँ, आप मतलब हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, उसमें हमारा हुँ, आइसोलेशन हो गया। उसके हाँ, बाद से आप देखो, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में जितना रिपोर्टाज हुआ, वो कंप्लीटली इंडिया के खिलाफ रिपोर्टाज हुआ। वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव और चाइनीज पर्सपेक्टिव को हुँ, प्रोजेक्ट करने लगे। वो चाहे आप सीएनएन ले लो, चाहे जो भी इंटरनेशनल। तो हुँ, सवाल ये है कि गलती किसकी है? परसेप्शन हुँ, वॉर कौन हारा? हम खुद हारे। हमारे खुद के मीडिया का दोष है। अभी उस मीडिया को कंट्रोल कौन करेगा? बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ जी, इंडिया ने कंट्रोल नहीं किया। तो लॉस किसका हुआ? लॉस ऑफ फेस किसका हुआ? हमारी हुँ, फौज ने, हमने पूरा अप, अपने जी जान से, अब मेरे हुँ, साथी मरे, मैं नहीं मरा, मैं आज आज जिंदा हूं, आपके साथ टीवी पर बैठा हूं। पर मेरे खूब बहुत सारे साथी तो मर गए ना, वो आज हुँ, जिंदा नहीं है। काफी डेड बॉडी मैं अपने हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आया हूं। हुँ, एज पर लॉ एज पर लॉ पायलट से पूछा जाता है कि आप डेड बॉडी कैरी करना चाहते हो या नहीं। मैंने हुँ, एक बार भी मना नहीं किया हुँ, कि भाई मेरे हेलीकॉप्टर में डेड बॉडी नहीं डालोगे। मैंने तो डेड बॉडी को एज अ कैजुअलिटी कैरी किया है अपने एयरक्राफ्ट में।
और बदामी बाग कैंटोनमेंट में लैंड करके बोला ब्रॉट इन डेड, मतलब मैं शोपिया से या कहीं कुपवाड़ा से या कहीं बारामूला से या कहीं और से, वो क्रिटिकली इंजर्ड था, वो कहीं बीच में इसने दम तोड़ दिया, आपके पास ब्रॉट इन डेड है, आप इसको ले जाओ। जबकि मैंने लोड किया था, डेड डेड बॉडी ही लोड किया था। तो मैं उस तरह का आदमी हूँ, सीधी खरी बात कहता हूँ। अच्छा देखिए, ये बहुत बहुत बात चल रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके हम ले लेंगे, इसमें एक रोमांटिसिज्म है, जिसको देखो वही कहता है कि हम पीओके वापस ले लेंगे। अरे भाई मजाक मजाक है। 87,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल पहाड़ी इलाका, 10,000 से 15,000 के बीच में ऊंचाई की पहाड़ियां, वहां पे समतल जमीन कोई नहीं, सिर्फ इंडस रिवर और ये किशनगंगा रिवर और इंडस रिवर के बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी नैरो नैरो वैलीज, अब उसको कब्जा कर लेंगे। मतलब जियो स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्री तो मतलब इतना तगड़ा एब्सर्डिटी है कि कब्जा कर लेंगे। अच्छा ये भी लोगों को नहीं पता कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा इलाका है, मुजफ्फराबाद से लेके नीचे मीरपुर तक, बस। बाकी जो इतना लंबा चौड़ा जो बल्ज है, वो पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर के अंडर में नहीं आता है, वो नॉर्दर्न एरियाज है, मतलब गिलगिट, हुल्जा, बल्दिस्तान एक्सेट्रा, वो पाकिस्तान अपना टेरिटरी मानता है, वो आजाद कश्मीर के अंडर में नहीं मानता। और सेकेंड थिंग, हमने अभी जब रिसेंटली 2019 में जेएनके स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया, हमने भी गिलगिट, हुंजा, बल्तिस्तान एक्सेट्रा को कश्मीर से अलग कर दिया, हमने उसको अभी लद्दाख टेरिटरी के अंदर ले आए हैं। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हम पीओके ले लेंगे, पीओके कौन सा, मुजफ्फराबाद टू मीरपुर, बस उतना इलाका वापस ले लेंगे, तो बाकी वो गिलगिट, हुंजा, बल्तिस्तान का क्या होगा? बहुत अच्छा पॉइंट है सर, वेरी वैलिड। नो, हमने चलो मान लिया कि कोई चमत्कार हो गया और आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने पूरा एरिया, गिलगिट, बल्तिस्तान एक्सेट्रा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, सब अपना इंडिया में ले लिया और मैप में हो गया हमारा। अब हमने तो कब्जा कर लिया, पर वहां के जो एस्टिमेटेड बिटवीन 5 to 7 मिलियन, मतलब 50 से 70 लाख जो पॉपुलेशन है वहां की, इंडिजिनस पॉपुलेशन, वो ऑटोमेटिकली क्या हमको अपना मान लेंगे? रातों रात ये हो जाएगा। मतलब हमने गिलगिट ऑक्यूपाई कर लिया, तो गिलगिट के लोग आके हमको गले मिला के, अरे मेरे पुराने लॉन्ग लॉस भाई 1947 में मेरे कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, अब आगे मेरे बड़े भाई आ जाओ, हम नहीं होगा। जैसे आचार्य साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बट के हमारा कोई फायदा नहीं है। वो जो कोर आइडियोलॉजी है, जो गजवा हिंद का जो कोर आइडियोलॉजी है, वो 5 हिस्सों में बटेगा, मतलब 5 नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट होने से हमें कोई फायदा नहीं है। ये लोग नहीं जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान स्टेट के साथ लड़ रहा है। जो बलोचिस्तान का हिस्सा ईरान के अंडर में है, बलोचिस्तान सिस्तान प्रोविंस उनका इंसर्जेंसी ईरान गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। तो फाइनली अगर बलोचिस्तान लिबरेट हो गया और वो जाके सिस्तान बलूचिस्तान के साथ मिल गए, तो अभी वो तो इंसर्जेंसी अभी ईरान के अगेंस्ट में हो जाएगा। ईरान तो हमारा शत्रु देश नहीं है ना, ईरान तो हमारा मित्र देश है। तो हम तब बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे या ईरान के खिलाफ जाएंगे? मतलब क्या है, डिप्लोमेटिकली क्या होगा? मतलब रोमांटिसिज्म करना बहुत अच्छी बात है, मतलब ख्वाहिश रखना, सपने देखना अच्छी बात है। सपने नहीं देखोगे तो साकार कैसे होंगे? लेकिन वो वाले सपने देखो ना, मतलब मैं सडनली सो के 200 करोड़ का मालिक बन गया, सुबह उठ के तो मुझे वही बाथरूम में घुस के दांत मांजना पड़ेगा ना,
मेरे पास 200 करोड़ तो आएंगे नहीं। तो हकीकत के साथ रहना जरूरी है जी। एक लैंड को कब्जा करने से वो लैंड हमारा नहीं हो जाता, उस लैंड के पॉपुलेशन को हमारा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 71 की जंग हम अगर ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ लड़ते, प्लस वहां का जो 20 करोड़ जो 18 करोड़ 20 करोड़ जो बंगाली मुसलमान पॉपुलेशन है, वो अगर इंडियन आर्मी के आइडियोलॉजिकली खिलाफ होता तो मेरे से लिखवा लो, जीत की कोई चांस नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान में हम जीत नहीं पाते 1971 में। वो 1971 का आज विजय दिवस नहीं मना रहे होते, बिकॉज वो 18-20 करोड़ पॉपुलेशन, एक हॉस्टाइल पॉपुलेशन को हम दमन नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी तो खुद दमन नहीं कर पा रही थी उस पॉपुलेशन को, तो हम क्या कर लेते। वो पॉपुलेशन हमारे फेवर में थी, उन लोगों ने हमको हेल्प किया, इसलिए हम पाकिस्तान आर्मी को हरा पाए ईस्ट पाकिस्तान में। तो जब तक हालात जब तक ऑक्युपाइड कश्मीर में और बल्तिस्तान गिलगित एक्सेट्रा में वहां का पॉपुलेशन पॉपुलर रिवोल्ट नहीं करता है, वो खड़ा नहीं होता है, तो हम एक तो जियो स्ट्रेटेजिकली उतना बड़ा माउंटेनस एरिया कैप्चर करना, मतलब वो मिलिट्री के मैं जैसे लोगों को समझ में नहीं आता। मैं एक और थोड़ा सा, जो आर्मी का जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट कैलकुलेशन होता है, अगर पंजाब या राजस्थान के डेजर्ट में, मतलब जहां समतल जमीन है, वहां अगर लड़ाई होती है तो 1:3 का रेशियो रखा होता है कि एनिमी का अगर 1 सोल्जर है तो हमारे 3 सोल्जर लगेंगे उसको काउंटर करने के लिए। मतलब समझ रहे हैं। अभी यही चीज जब हम माउंटेन में चले जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन दुश्मन का कितना स्ट्रांग पोजीशन है, डिफेंडर हर वक्त एडवांटेज में होता है माउंटेन्स में, तो वो 1:20 भी हो सकता है। और कारगिल वॉर में हमने 1:300 का रेशियो डाला था, तब जाके कारगिल का वॉर हम जीते थे। अब आप समझ लीजिए 87,000 स्क्वायर किलोमीटर में 1:300, पूरा हिंदुस्तान का 1.4 करोड़ भी डाल दोगे तो भी वो औरत बच्चे मर्द तो नहीं मिलेंगे ना, वो जो बुढ़े वो तो नहीं आएंगे ना। 104 मतलब 4 करोड़ में से 140 करोड़ में से मिलेंगे तो एबल बॉडी, तो सारे वो अगर वहां डाल दिए तो इधर से चाइना ने हमला कर दिया तो फिर क्या करोगे। तो युद्ध कौशल जो है ना, वो रोमांटिसिज्म से नहीं चलता। जैसे लोग ने मुझे कहा कर्नल साहब मोदी जी ने बदला ले लिया, मैंने कहा यार मोदी जी ने बदला ले लिया होगा, वो उनके पॉलिटिकल लेवल में, जियो स्ट्रेटेजिकल लेवल में ठीक है, बट आप चूंकि मेरे से बात कर रहे हो, मुझे कह रहे हो कर्नल साहब, तो कर्नल साहब ये कहता है कि फौजी कभी बदला नहीं लेता, बिकॉज बदला एक वेरी स्ट्रांग इमोशन है। अगर युद्ध में इतना स्ट्रांग इमोशन चला गया तो ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ, मतलब जो कोल्ड स्ट्रैटेजी होता है दुश्मन को हराने का, वो लॉस हो जाता है। तो हम मेरा कोई जवान मरा, उसका प्रतिशोध तो मैंने लेना ही है, या बदला तो मैंने लेना ही है, पर आवेग में आके नहीं, अब मतलब इमोशंस में बह के नहीं कि मैं बदल लूंगा, क्योंकि बदले के चक्कर में जाऊंगा तो मेरा जो रैशनल थिंकिंग है, फौजी कभी अपना रैशनल थिंकिंग नहीं खोता, चाहे जो भी सिचुएशन हो, रैशनल थिंकिंग नहीं खोता। कि एम्बुश हुआ तो काउंटर एम्बुश करने के लिए रैशनल थिंकिंग की जरूरत है। इरैशनल हो जाएंगे और इमोशंस में बह के युद्ध नहीं, जैसे आचार्य साहब गीता की एग्जांपल दे रहे थे या कृष्ण भगवान की एग्जांपल दे रहे थे, कृष्ण जी ने पूरे महाभारत में अपना बेसिक जो रैशनलिटी वो कभी नहीं खोया। कृष्ण जी ने कभी भावना में आके कुछ नहीं किया। अर्जुन भावना में बह गया, दुर्योधन भावना में बह गया, युधिष्ठिर भावना में बह गया, वो क्या नाम था, वो चक्रव्यूह में जो फंसा, अभिमन्यु भावना में बह गया, कर्ण भावना में बह गया।
लेकिन कृष्ण जी कभी एक बार भी भावना में नहीं बहे, बिकॉज ही वॉज अ कोल्ड हेडेड स्ट्रेटेजिस्ट। उनको युद्ध जितवाना था, इसलिए उनके पास भावना की कोई स्कोप नहीं थी। ठीक है। तो मेरे लिए भी रोमांटिसिज्म की कोई स्कोप नहीं है। मैं कोल्ड स्ट्रेटेजिस्ट हूं, मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखता हूं। मैं कश्मीर की एग्जांपल देता हूं। अभी आप वो पथराव की बात कर रहे थे ना जी। मैं जब हम लोग कभी कभी या तो 10,000 फीट प्लस पे फ्लाई करते थे, या एकदम लो लेवल, मतलब जमीन से 50 फीट हाइट पे, कभी कभी 10 फीट हाइट पे फ्लाई करते, लो लेवल। क्यों? क्योंकि 10,000 फीट वो हमें खबर मिली थी मिलिटेंट्स के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, तो 10,000 फीट पे फ्लाई करते थे उस मिसाइल के रेंज से बाहर, या एकदम लो लेवल फ्लाई करते थे, ताकि उस वो हम इतने फास्ट स्पीड से उनके सामने से निकल जाएंगे कि उनको हमें एम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जब लो फ्लाइंग करते थे, तब ये कश्मीरी बच्चे गांव के ऊपर से जब फ्लाई करते थे ना, वो पत्थर मारते, मतलब हेलीकॉप्टर की तरफ पत्थर मारते थे। ठीक है। तो एक तो ये आइडियोलॉजी थी, और दूसरा आइडियोलॉजी बताता हूं। अभी उतने इंसर्जेंसी में कोई टूरिज्म का तो चांस था ही नहीं, तो खैर वो मैं अब अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेके, मेरी वाइफ कलकत्ते से मेरे पास आई थी, मेरी बेटी तब छोटी सी थी 4-5 साल की, तो परमिशन लिया कि गुलमर्ग जाऊंगा। तो गुलमर्ग जाऊंगा तो वही एक कॉन्वॉय जाएगी, वो कॉन्वॉय मुझे अपने कैंटोनमेंट से, मैं जहां लोकेटेड हूं वहां से मुझे जाना पड़ेगा बदामी बाग से एक और कॉन्वॉय जुड़ना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा बारामूला से एक और कॉन्वॉय पकड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा एक और जगह, और फिर वहां से गुलमर्ग का जो कॉन्वॉय है वो पकड़ के जाना पड़ेगा। तो मेरे लोकेशन से गुलमर्ग, जो वैसे डायरेक्ट ड्राइविंग टाइम 2-2.5 घंटे का था, ये 7-8 घंटे का चक्कर मारना पड़ता था गुलमर्ग जाने। समझ गए? तो एक जगह कॉन्वॉय ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल्ट किया क्योंकि ये किसी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो मेरी बच्ची और एक और मेरे साथ थे, उनकी भी बच्ची, उनको भूख लगी, तो आसपास दुकान थे, तो एक दुकान में गया, तो उसने बोला साहब मेरे पास बिस्किट नहीं है मेरे दुकान में। एक और दुकान में गया, तो बोला नहीं साहब वो आप जो मांग रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। तीसरे दुकान की तरफ जब गया, तो ये दूसरे दुकान वाले ने बोला साहब आप इससे आगे मत जाओ, आगे सेफ नहीं है, आप वापस आ जाओ। तो एक सेट ऑफ कश्मीरीज तो पत्थर मार रहे थे, और वो एक सेट ऑफ कश्मीरीज, वही सेम कश्मीरी, वो बोल रहा था कि साहब और आगे मत जाओ, मतलब वो बता रहा था मुझे कि आगे खतरा है, आगे मत जाओ, आप वापस आ जाओ, अपने गाड़ी में वापस चले जाओ। तो ये जिस तरह से हम मिलिटेंट, जिस तरह से मेहमान मुजाहिदीन को लोकल कश्मीरी शेल्टर दे रहे थे, उसी तरह हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? वही कश्मीरी स्कूल की लड़कियां, स्कूल के लड़के, यंग लड़के, जिनके ऊपर ये मतलब ये मेहमान मुजाहिदीन जबरदस्ती करते थे एक्सेट्रा, वही हमको आके खबर देते थे कि साहब फला गांव में ये 4-5 पहुंचने वाले हैं, या फला इंफॉर्मेशन हमें तो वहीं से मिलता था। जी ठीक तो है। जी सर, ये एग्जिस्ट करता था, तब भी करता था, अब भी करता है। जी तो सारे जो बदमाश है वो नहीं है। जी, हम अजय जी से लेना चाहूंगे क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज से आते हैं। अजय जी अनम्यूट कीजिएगा। क्या कहेंगे आप कि वहाँ के लोकल्स में चेंज है? क्या वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ के लोकल्स हैं? वो जैसे ही अनम्यूट करते हैं चले जाते हैं। धीरेन्द्र सर वेलकम इन माय शो। सॉरी थोड़ा सा नहीं कोई बात नहीं। और मुझे पता नहीं कि काफी लाइक क्या सारे लोग डिस्कस जुड़े हुआ हुए है थे और एक गेस्ट जो है अपने अपने टाइम से निकल गए। मैं आपसे सर लेना चाहूंगी 2-3 कंक्लूजन की तरह। हमने इस डिबेट को काफी सारी चर्चा करी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कर्नल साहब ने कहा कि डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिस्ट होने की जरूरत है पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर हमें वॉर करना है। दूसरी चीज मैंने सवाल पूछा था कि कश्मीर में केवल पाकिस्तान से ही वॉर नहीं है, कश्मीर की संस्कृति भी एक वॉर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कश्मीर का इतिहास भी वॉर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। करेक्ट। जब ललदेद को लल अरीफा क्लेम किया जाता है वो भी एक तरीके का वॉर ही है। तो ये भी हम लोगों ने
क्वेश्चन रेज किया वहाँ के लोकल्स। इस बार भी अगर हम न्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें ये आया है कि वहाँ के लोकल्स जो हैं वो आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे और वो पकड़े भी गए हैं। तो एक जो पोल्यूटेड माइंडसेट है, जो मैंने डॉक्यूमेंट किया था आपके सामने भी, वो 4 साल का बच्चा जो है अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट मोदी और अगेंस्ट गुरु गोविंद सिंह रैंटिंग कर रहा था। तो ये जो 3 सिनेरियो है, ये तीनों एक-एक करके अगर आप मुझे बताएँगे कि आप क्या सोचते हैं? एक तो और पहला सवाल ये है कि आप आगे आने वाला कश्मीर कैसे देखते हैं आप? यार सुरभि, हम लोग इस टॉपिक पर, इन चीज़ों पर अलग-अलग रिश्तों में बहुत सारी बातें कर जी। चुके हैं पहले भी। और जी। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा एक बर्निंग टॉपिक होता है ना, वो उस तरह से रहता रहे। उसमें कभी इंटेंसिटी उसकी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे चली जाती है। हाँ, तो बिल्कुल। अभी इस बार चूँकि इतनी मौतें हो गई हैं, इसलिए हम फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद एक लगभग वॉर की तरह स्थिति बन गई है, इसलिए ये जो है ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है। देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे एक भाषा पढ़ते हैं तो पहले उसका व्याकरण पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर परेशानी ये हुई है कि जब ये देश बना तो इसका व्याकरण जो इस तरह से लिखा, मतलब हम लोग इस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं, अनेकता में एकता, है ना? तो हमने क्या है, सब चीज़ के भीतर एक हाइफ़न लगाया हुआ है ना? कि भाई हिंदू, मुस्लिम, है ना? तो एक हाइफ़न है। मतलब उसमें भारतीयता का जो है वो ये मान लिया गया है कि जितने भी हाइफ़न लगाएँगे वही भारतीयता होगी। तो जब आपने 2 लोग अलग-अलग कर ही दिए हैं, तो उसके बीच में फिर वो एकता रहेगी, नहीं रहेगी, इसकी हमेशा एक कंडीशनिंग का द्वंद जो है वो चलता बिल्कुल। रहेगा कि वो जी, अ, जी। वो आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अलग भी हो सकते हैं क्योंकि है तो अल्टीमेटली दोनों अलग-अलग, है ना? तो वो जो हाइफ़नेशन है, वो उसका आलम ये है कि देखिए, कश्मीर में भी जाएँगे तो वहाँ क्या, जो एक नॉर्मल डिस्कोर्स करने वाला बंदा भी होता है ना, तो वो कहता है, अच्छा आप इंडिया से आए हो, है ना? हाँ, मतलब वो बिल्कुल। वो वो बहुत नॉर्मल पर्सन जो है, ये वो मैं ऐसा नहीं पूछते कि हैं, बिल्कुल। ब्रिटिश हो या जो भी हो, पर उसके जी। नॉर्मल बातचीत का वो हिस्सा होता है। इवन पंजाब के कई इलाकों में ये आप सुनने को मिल जाएगा आपको कि अच्छा आप इंडिया से आए हो, ऐसा करके, है ना? तो वो एक जो मतलब होता है ना कि एक सेपरेट आइडेंटिटी वाला जो एक क्वोशिएंट है, और वो खाली ऐसा नहीं है कि मैं पंजाब और कश्मीर का नाम ले रहा हूँ, वो आपको देश भर में टुकड़े-टुकड़े में कई जगह मिल जाएगा। लेकिन जी। बेसिकली ये हाँ, हमारी बड़ी बिल्कुल। मेजर फॉल्ट लाइन है। मतलब आप चाहे वो तमिलनाडु का देख लो, चाहे भाषा के नाम पर देख लो, कहीं पर भी किसी न किसी जो भी फॉल्ट लाइन है, उसकी वजह से जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है, वो पनपता है इसको लेकर के। अब क्या होता है कि आपका जो एडवर्सरी है, वो अभी जैसे कर्नल साहब कह रहे थे कि साहब हम रोमांटिसाइज़ वॉर में जो है, जो सोल्जर होता है वो रोमांटिसाइज़ नहीं करता है। वो उसकी एक वो प्रिपरेशन होती है वॉर को लेकर के, और वो रैशनल माइंड के साथ में उसको फाइट करता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आपका जो पड़ोसी, आपका जो एडवर्सरी है, वो रैशनैलिटी पे नहीं जाता है। वो उसका मन में एक रोमांस है उस चीज़ को लेकर के कि यार इनसे इस, है ना? उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग अटैक मोटिवेशन तो कभी। है ना? कि रिलिजन, या रिलिजन का जो पॉइंट है, तो वो उसकी, चूँकि उसने अपनी बुनियाद उस पे रखी है, तो वो अपनी बुनियाद को हमेशा साबित करने के लिए कि हाँ, वी वर राइट, तो वो आपके सामने हमेशा वो प्रश्न खड़ा करेगा, जो आपके लिए अनकम्फर्टेबल रहेगा। ठीक है ना? वो कश्मीर में लोगों को, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि भई हम जो लोग मरे हैं, हमने उनका कहा कि ये भारतीय मरे, ठीक है? मतलब ये हमारा एक सेक्युलर मजबूरी है हमारी कि हम, हमारे देश की सरकार को ये कहने में बड़ा वो रहा कि ये हिंदुओं को मारा गया है, ठीक है? धर्म पूछ के मारा गया, ये तो कहा गया है, लेकिन हिंदुओं को मारा गया है, इस पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है व्यू नहीं बन पाया है किसी का। क्यों? क्योंकि हम सेक्युलर देश हैं, ठीक है? तो क्या है कि ये जो बुनियाद है उसकी, जो व्याकरण है देश का, वो हमको कई सारी मजबूरियों के बीच में डाल देता है। अब सवाल ये आता है कि कोई आसान नहीं है, मैं एक दिन में कहूँ आज कि कश्मीरियों को गले लगाना चाहिए, उनको अपना बनाना चाहिए, डेवलपमेंट देना। क्यों? क्योंकि उनकी एक बड़े लेवल पर जो है, वो एक आइडेंटिटी क्रिएट की गई है कि वो अलग हैं। अलग से मतलब वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है उनकी। तो वो कुछ लोग जो है आपसे बातचीत में अपने आप को अलग दिखा लेंगे, कुछ लोग गन के साथ में अपने आप को अलग दिखाएँगे। तो वो जो चैलेंज है उस चीज़ का, वो हमेशा एक है और रहेगा। ऐसा नहीं है कि हर कश्मीरी हमेशा के लिए आतंकवादी ही रहा है। जैसे इस बार बात आई कि कुछ लोगों ने पनाह दिया, तो वो कुछ ही लोग थे, ठीक है? लेकिन एक जो लार्जर डिस्कोर्स में जो चीज़ आती है उसकी,
तो आप ये देखोगे उसमें कि कई लोग जो है उसमें फिर वो मेजॉरिटी उसमें ऐसा पक्ष रहेगा जो तटस्थ रहेगा। इस बार तो क्या हुआ कि वो इतनी ब्रूटैलिटी थी और बिल्कुल महिलाओं ने गवाही दे दी कि साहब ऐसा-ऐसा किया गया। तो तो इसको इस रूप में भी देखता हूँ कि इस बार जो इतना व्यापक प्रदर्शन हुआ है, कश्मीर में भी देखा हमने कि इसके अगेंस्ट में लोगों ने, क्योंकि वो होता है ना कि कुछ तो लिहाज करना ही पड़ता है, नज़र की शर्म भी तो होती है। वो जो प्रदर्शन है कि इसके खिलाफ कि ये गलत हुआ है, उसका एक अभी यही इसी की जगह पर हो सकता है कि फौजी यदि मरा होते इतने लोग, तो शायद उसमें इतना आपको उसका वो नहीं दिखता, रिपरकशन कि वो उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक लार्जर फाइट का हिस्सा है ना? जिहाद सारा तमाम सारी चीज़ें। तो अब ये जो गले लगाने वाली बात है, वो एक दिन का हिस्सा नहीं है। हाँ, हमारी आज हम ये कह सकते हैं कि आज की जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने थोड़ा-सा टैक्टिक्स के साथ में काम किया। वो इतने होशियार हैं मोदी और इन लोगों ने कि ज़रूरत पड़ने पर ओवैसी को भी साथ लिया और उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से उन्होंने अपने उसमें लिया है फ़ोल्ड में। तो ये कुछ जो लीडरशिप थी, जिन्होंने एक तरीके से एक मोर्चे पर आकर के लड़ाई लड़ा, तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव वाला हिस्सा है, वो काफ़ी हद तक उसमें हम कामयाब रहे। तो एक होता है ना कि एक हमेशा से मिलिट्री में हम एज़ एन ऑब्जर्वर बता रहा हूँ मैं कि 2.5 मोर्चे की जो हम वॉर की बात करते हैं, तो वो 0.5 क्या है उसमें 0.5 तो इंटरनल ही है ना, डोमेस्टिक चैलेंज जो है आपका। तो वो जो डोमेस्टिक चैलेंज है, वो उसको कैसे नेगेट करेंगे, तो नेगेट करने का तरीका ये है कि जो हमारी फॉल्ट लाइन है, उसके व्याकरण पर हमको ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ से क्रिएट हो रही हैं और वो जो उनकी सप्लाई लाइन है, वो इंटरनली कैसे उसको काटा जाए। अभी देखिए आपकी मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो अभी एकदम अचानक से कास्ट का उठ गया, है ना? मतलब वो इर्रेलेवेंट है लेकिन रिलेवेंट बनाया जा रहा है उसको। तो ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं बेसिकली पहले तो उस पर काम करने की। हाँ, और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ की मिलिट्री जो है, मतलब उसको हम एक देश के रूप में मान्यता देते हैं और वहाँ की सेना को सेना कहते हैं। लेकिन वो एक इंसर्जेंट फोर्स है। मैं उसको इसी रूप में देखता हूँ कि वो एक जैसे इंसर्जेंसी होती है, तो वो जैसे इतने लश्कर और सब तमाम सारा चीज़ें वो उसी तरीके का एक आतंकी संगठन है, एटलीस्ट कम से कम इंडिया के मामले में तो। जो हमारे जो प्रोफेशनल है हमारी आर्मी में और सारा चीज़ को लेकर के, आप ना उनकी भाषा में वो चीज़ देखेंगे ना कुछ देखेंगे। लेकिन वहाँ के जो अफ़सर हैं और सारे वो जो लोग बात करते हैं और जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, उसमें कोई मतलब कोई कहते हैं ना कि कुछ तो बॉटम लाइन होता है, कोई तो बेल्ट होता है जिसको हम बिलो द बेल्ट कहते हैं, वो बिलो द बेल्ट सब चीज़ उनके लिए जायज़ है। तो ऐसी फ़ौज से निपटने के लिए मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप इज़राइल बन जाइए, पर कुछ तो चीज़ ऐसी है कि आपको उसको उसी लेवल पर ही देखना चाहिए। मतलब मेरा बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो कितनी एग्रेसिव रही हैं पास्ट में। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वो हमारी फॉल्ट लाइन्स का इतना अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो पाकिस्तान में भी फॉल्ट लाइन्स की कमी नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमको भी जैसे कर्नल साहब भी कह रहे थे बाल्टिस्तान में और हम रीजन लेकर के क्या करेंगे सारा चीज़ें। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप पीओके लेके क्या करोगे यदि आपको वहाँ की जनता का ही कोई सपोर्ट नहीं है सारा चीज़ें। पर ये भी बात सही है कि वहाँ की जनता के भीतर क्या चल रहा है, इस पर हम कितना ख़्याल करते हैं और उसको कितना हम एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ेवर में और वो कैसे। देखिए ये तो सही बात है, हमारे यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के विरोध प्रदर्शन होने की पूरी खुली आज़ादी है। किसी भी चीज़ पर आपको अनरेस्ट दिख जाएगा। पाकिस्तान में अनरेस्ट करने के लिए आदमी को जो है मतलब कत्लो-गारत से गुज़रना पड़ता है। कुछ करना चाहे, तो वहाँ पर एक तरीके से एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। वो किसी भी समय, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, कुछ भी रहे, यदि वहाँ की आर्मी चाहे कि यार मुझे 5000 लोग गायब करने हैं, तो वेरी कैपेबल कि वो 5000 लोग गायब कर देंगे, वहाँ के परिदृश्य से। लेकिन हमारे यहाँ की मिलिट्री तो कभी ऐसा नहीं करेगी, सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप जब ऐसे एडवर्सरी के सामने हो तो आप अपनी जो उसी के जो मोहरे हैं उसको उसी के हिसाब से कैसे चला जाए, इसको लेकर के एग्रेसिव होने की ज़रूरत है।
और जब आपको ये लग रहा है कि इतने साल से कश्मीर में जो शांति चल रही है सारा चीज़, वो एक झटके में उसको अपने हिसाब से वो तोड़-मरोड़ देते हैं, तो हम किस चीज़ का लिहाज़ पालते हैं? मतलब जैसे वो कहते हैं सारा चीज़ में कि जब आपको ऐसी फ़ोर्सें देखिए आप यूएस जैसी आर्मी और सारा चीज़ें हैं, लेकिन जब उनको सीरिया से लड़ना है, तो वहाँ पर एक अल-कायदा के पुराने टेररिस्ट को वो उठा के एक फ्रंट का चीफ बना देते हैं और आज वो प्रेसिडेंट भी बन जाता है उसमें। अभी कल ही वहाँ पर एक फ़ोटो आई है सऊदी अरेबिया में, तो जो वहाँ का सीरिया का प्रेसिडेंट बना है, वो 5 साल कैप्टिविटी में रहा है यूएस की, अल-कायदा से रिलेटेड होने के कारण। तो देखिए बहुत बड़े-बड़े जो देश होते हैं, वो कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो आपको उसके हिसाब से एक कैलिब्रेशन की ज़रूरत तो होगी ही होगी। ये मान के चलिए कि अभी तक हमारा जो डॉक्ट्रिन रहा है, वो एक रक्षात्मक उसमें रहा है कि कुछ चीज़ होगी तब हम उसका रिटेलिएशन करेंगे। आपको इज़राइल की तरह आज नहीं तो कल उस दिशा में जाना ही पड़ेगा कि आप सिक्योरिटी स्टेट हो, आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हो, आपको अपनी सुरक्षा के लिए प्रिपेयर्डनेस रखना ही पड़ेगी, है ना? अभी मतलब ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं ना कि इज़राइल जो है वो 2 घंटे में या 2 दिन में जो भी है उसका सारा रिटेलिएशन 1 सेकंड में वो धाराशायी कर देता है, कोई वो नहीं कि कोई एस्केलेशन लैडर और ये वो सारा चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि वो मौका देगा, तो उसके जो एडवर्सरी है उसको मतलब 1 दिन में उसको समाप्त कर देंगे, तो इसलिए वो मौका ही नहीं देता। तो अभी हो सकता है कि ये बात थोड़ा-सा आउट ऑफ कोर्स लगे, लेकिन जिस तरह से हमारे आस-पास चुनौतियाँ खड़ी हैं, उस दिशा में तो हमको जाना ही पड़ेगा कि हम फर्स्ट मूवर कैसे बन सकते हैं। तो मतलब इट्स अ बिग टॉपिक, लेकिन हाँ, ये मेरा मानना है कि एक सीरियस चैलेंज है। आप देख रहे हो कि कैसे अलायंसेस हमारे खिलाफ काम किए हैं यहाँ पर, कि चाइना, टर्की और सारा चीज़ दिख रहा है। और अब तो ये आई टू आई वाला जो कॉम्बैट है, ये तो उस तरह से हुआ भी नहीं है। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है खाली बैटल के लिए नहीं चाहिए, वो बैटल पोस्ट बैटल भी चलेगी अब तो। मतलब ये जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि 3 दिन 4 दिन में हो सकता है कि ये थोड़ा और बड़ा भी खिंच जाता, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वॉर खत्म होना है, नहीं होना है? हम पहले भी वॉर में थे, हमारी गलतफ़हमी ये है कि हम माने कि हम वॉर में नहीं थे। हम पहले भी वॉर में थे और इसके बाद में वॉर में रहेंगे, शायद इससे ज़्यादा रहेंगे। तो इंडिया को एज़ अ स्टेट और इस देश के लोगों को एज़ अ नागरिक जो है सोचना पड़ेगा कि उनका जो रोल है, अभी जैसे बहुत सारी बातें इसमें कही जा रही है इन्फॉर्मेशन को लेकर के कि कितनी सारी बातें चली हैं, कितनी झूठी खबरें हैं और सारा चीज़, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, एक्टिव प्रोफेशनल हूँ, तो मैं मान रहा हूँ कि हम हर बैटलफ़ील्ड होता है, मतलब खाली सैनिकों को देखिए, सेना में आदमी है, सैनिक है, वो तो बैटल के लिए ट्रेंड ही हुआ है, मतलब ट्रेंड ही होता है। ठीक है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी कमजोरी मान रहा हूँ मीडिया के लेवल पर और बाकी नागरिकों के लेवल पे कि वो बैटल रेडी नहीं है। मतलब मीडिया की ट्रेनिंग नहीं हो, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, मैं मान के चलता हूँ, बिल्कुल एडमिट कर रहा हूँ कि वॉर सिचुएशन में या इस तरह की कोई भी जो विपरीत परिस्थिति है, उसमें उसका बर्ताव क्या होना चाहिए, इसको लेकर के कोई एसओपी नहीं है। ठीक है, ये सारे का सारा जो कुछ भी हुआ है नी जर्क रिएक्शंस थे। तो होता है ना कि आप यदि इन नॉर्मल कोर्स रोज यदि 1 करोड़ इंटरेक्शन मेरा इर्द-गिर्द गुजरता है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे या मतलब न्यूज़ रूम में काम करते हुए, तो वॉर के दौरान वो 1 करोड़ का 100 करोड़ था। 100 करोड़ इंटरेक्शन मेरे आसपास से गुजर रहे थे। अब एज़ अ न्यूज़ पर्सन वो सबको वेरीफाई करना नामुमकिन था। उसके बीच में ये भी दिख रहा था कि आपका एक दुश्मन देश है, जो तमाम तरीके के झूठ परोस रहा है। ठीक है, अनवेरिफाइड और सारा चीज़ वो है, वो उसके वॉर का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपने आप को जीवित रखना है। मतलब वहाँ हमारे यहाँ पर हमारी मतलब युद्ध का परिणाम यदि ऊपर-नीचे हो जाएगा, तो भी कोई आर्मी चीफ को ये नहीं बोलेगा कि इसको फांसी पे टाँग दो। लेकिन वहाँ तो क्या है कि आप वहाँ का जो सेनापति है, वो तो अपने सर्वाइवल को लेके लड़ रहा है ना। क्योंकि यदि वो कुछ भी हो गया ऊपर-नीचे, तो आप देखते हो वहाँ पर क्या होता है फिर हश्र उसके बाद में। है ना? किसी को फांसी पे टाँग दिया जाता है, किसी को क्या कर दिया जाता है सारे। तो वहाँ पर तो क्या है, वो सर्वाइवल मोड में लड़ते हैं। तो वो साम, दाम, दंड, भेद जिसको कहते हैं ना, वो उस तरह से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन आपके सामने जब ये स्थिति आती है और खास तौर से अब इंटरनेट के दौर में, तो हमने इस तरीके का सिनेरियो शायद ये पहली बार ही देखा ना कि इस तरह से हुआ।
तो जब आपके पास में इतनी सारी चीजें गुजर रही हैं, इतना सारा और विदेशों से आ रहा है, उसमें बहुत सारे तो आपके फेक अकाउंट्स हैं, इंडियन नेम्स के साथ में वो पाकिस्तान से हैंडल हो रहे हैं। तो जब आप एक इस देश का एक हर नागरिक जो है ये पिछले 3-4 दिनों में उस युद्ध का हिस्सा बना। तो एक युद्ध का जब आप हिस्सा बनते हो, तो जब आप उस युद्ध में गए हो, तो क्या आपकी व्यापक ट्रेनिंग है उसकी? तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि वो नहीं थी। हम लोग ट्रेन नहीं थे उसके लिए, तो ये हमारी कमजोरी है। तो एक चुनौती ये भी है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें सूचनाओं की प्रोसेसिंग कैसे हो, तो ये मीडिया के लेवल पर भी उसकी पूरी गुंजाइश है उस पर काम करने की, और एज अ नॉर्मल सिटीजन मैं तो कहता हूँ बिल्कुल उसकी भी गुंजाइश है, क्योंकि अगेन ये खाली ये 4 दिन की बैटल का मामला नहीं है। ये फेक न्यूज़ जो है ये हमेशा अनवरत जारी रहेगा, ये अटैक आप पे हमेशा होते रहेंगे। तो वो उस पर भी बहुत काम करना है, और नागरिकों के लिए तो मैं कहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये है कि हू आर यू? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सारी चीज़ को प्रोसेस करना पड़ेगा। आप जब तक अपनी आइडेंटिटी को लेकर के एज़ एन इंडियन अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिटी नहीं आएगी, देखिए मैं उसमें देख रहा था कई सारे ट्विटर हैंडल्स और सारे चीज़ उसमें, जो अपनी वॉर के दौरान भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर के ज़्यादा चैतन्य थे। कोई कास्ट को लेके ज़्यादा चैतन्य था, कोई अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को लेके ज़्यादा चैतन्य था, समझ रहे हैं? तो कोई मतलब वही है कि आप जो आपका लार्जर डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड, उसमें कौन किस तरफ है उसको लेकर के ज़्यादा चैतन्य था। तो वो जो बैकग्राउंड है लोगों के, वो सब जो है आड़े आ रहे थे एज़ एन इंडियन होने के। तो वो जो भारतीयता है वो कैसे भीतर डाली जाए, वो उस पर सोचने की ज़रूरत है। देखिए इज़राइल तो बहुत वो एक होमोजेनस सोसाइटी है लार्जली, ये सारे जूस रहते हैं, मतलब लार्जली जूस रहते हैं। तो उनके लिए किसी भी चीज़ पर कंसेंसस बनाना बहुत आसान होता है, कि वो लोग आपस में सलाह मशवरा करके एक पॉलिसी बना लें, तो भले ही उनके बीच में सत्ता को लेकर के पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन जब उनको अरबों से लड़ाई करना है, तो उनके मामले में वो क्लियर है कि यार हम एक रहेंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो हम मार दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी क्या है, हमारे देश में इतना सब होने के बावजूद भी मतलब एक बहुत बड़े हिस्से को अभी इसका भान नहीं है कि ये चुनौती खाली पंजाब, हरियाणा, ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनकी नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है और पूरे देश के लिए समस्या है। तो ये खाली पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज जो न्यूज एजेंसीज हैं और टर्किश न्यूज एजेंसी है TRT, उसको ब्लॉक किया है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये आपको क्या लगता है कि ग्लोबल टाइम्स या शिन्हुआ या जो भी इस तरह की एजेंसी हैं, ये बाकी के दिनों में क्या आपसे बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती हैं? ये तो आपके खिलाफ हमेशा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और उसको करेंगी ही करेंगी। आप जो है मजबूरी में कि चूंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो आप किसी को कैसे ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर बोझ जो है उस चीज का। अच्छा, चाइना कोई मुरव्वत नहीं करता, चाइना में कोई दूसरी फॉरेन कोई लिहाज नहीं हो, सब बैन है वहां पर, जो भी कुछ होगा वो आपको एक स्क्रीनिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो आपके चाइना में यदि कोई अपना एजेंडा चलाना चाहे तो नहीं चला सकता, लेकिन आपका देश तो मतलब वही ना, राम भरोसे हिंदू होटल, तो कोई भी आकर के तो जो भी एजेंडा चलाना चाहे खुले तौर पे वो चला लेता है। तो ये गवर्नमेंट को एज अ पॉलिसी डिसीजन इस पर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि ये जो नी जर्क रिएक्शन होते हैं, ये नी जर्क रिएक्शन ना होकर के विजनरी डिसीजंस बने इस पर। एक लॉन्ग टाइम विजन होता है जिसका, तो वो क्या हो। मैं तो मतलब एक लंबे अरसे तक मैंने देखा अपने बचपन में NCC और ये सारा चीज का एक बड़ा क्रेज रहता था स्कूलों में, है ना, बच्चों की तैयारियां होती थी सारी चीजें। तो वो कोई ऐसा नहीं होता था कि वो कोई कि वो कोई पाकिस्तान सेंट्रिक कोई पेरेंट्स के समय में NCC बहुत हिट था। हाँ, तो ये अचानक से क्यों लुप्त हो गया? ठीक है, क्यों ऐसा उस पर बात नहीं होती है कोई भी चीज, ये कोई पाकिस्तान सेंट्रिक हो नहीं, लेकिन हाँ एक इंडियननेस का उसमें एक फील आता था, यूनिफॉर्म को लेकर के एक इज्जत आती थी और सारा चीज होती थी। और एक होता है ना कल्चरली आप डिसिप्लिन होते हो किसी चीज को लेकर के, है ना, एक आप अपना एक संस्कार डेवलप होता है। ठीक है, तो मतलब आप ये देखिए कि इतना सारा चीज हो रही है इंटरनेट पर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यंगस्टर्स इससे अछूते हैं या
वो कोई गलत दिशा में है ये वो। हाँ, लेकिन एक जो एक्सट्रीम लाइनिंग होती है किसी चीज में, उसकी बहुत कमी है ना। मतलब वो क्या स्ट्रीमलाइन है, वो अनुशासित है, क्या वो उतने उस चीज को लेकर के कॉशियस है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी से सुना था, वो एल्गोरिदम की बात कर रहे थे कि मतलब आपके देश के पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब यूटिलाइज करते हैं आपके अगेंस्ट में एजेंडा बिल्ड करने के लिए। ठीक है ना। तो बात बिल्कुल सही है। जैसे ये जो चाइनीज टिकटॉक है, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ तो चूंकि बैन है, लेकिन इसके बारे में ये बड़ा मतलब बहुत प्रचलित इसका तथ्य है कि यूएस में जो टिकटॉक है उसका एल्गोरिदम इस तरह से सेट है कि वहाँ ऑल काइंड ऑफ कंटेंट जो है वो इक्वली फ्लरिश करता है। ठीक है, चाहे पॉर्न हो, चाहे ऑब्सीन हो, या वायलेंस हो, या जो भी हो। लेकिन उसी टिकटॉक का जो चाइनीज वर्जन है, जो चाइना में वर्क करता है, वहां पर उन्होंने बहुत सारे फिल्टर लगाए हुए हैं कि आप ऐसा कोई भी कंटेंट डालोगे तो वो आगे उसको रीच ही नहीं देंगे। ठीक है, उसमें आपका कल्चरल क्रिएटिविटी और इस तरीके की चीजों को वो खाली उसी तरीके की चीजों को प्रमोट करते हैं उस पर। सो ये जो मीडिया एज अ लार्ज जो डायमेंशन है उसका, जिसमें सोशल मीडिया शामिल है, जिसमें इंटरनेट के ऑल काइंड ऑफ यूसेज है, तो वो उसको लेकर के गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन की भी जरूरत है, और एक नागरिकों के भीतर जो चेतना है उसको भी लाए जाने की। और ये हर एक का, इसमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट करेगी तो ही होगा, वो स्कूलों में इस पर बात होनी चाहिए, न्यूज चैनलों में बात होनी चाहिए। जो हल्ला हंगामा है, मतलब ये इसके बजाय यदि इन विषयों पर बात हो और कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इट शुड बी डिस्कस्ड लार्जली। सो है चिंता। साइबर क्राइम भी बहुत इंडिया में लार्ज। हाँ, वो देखिए, वो मेरा ये कहना है कि वो सारा चीजें सब कुछ है, लेकिन वो एक होता है ना कि एक अवेयर या अलर्ट जो सिटीजन होता है, वो अपने आप में एक फायरवॉल होता है कि आपको फिर इजी नहीं होगा पेनिट्रेट करना। लेकिन यदि आप कंफ्यूज हो, कुछ भी हो, तो जो बायसेस हैं फिर आपके वो वर्क करने लगते हैं। ठीक है ना। ठीक है, कर्नल साहब, जाते हुए कुछ कहना चाहेंगे आप? आज शो को एक्सटेंड किया गया है क्योंकि देवेंद्र सर फर्स्ट टाइम मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम लोगों का काफी पुराना ये कश्मीर के डिस्कशन काफी हम लोग करते रहते थे। तो सर, आप बहुत देर तक मेरे साथ डिबेट में हैं। मैं इसको आपकी ग्रेटनेस ही समझती हूँ कि एक कर्नल इतने टाइम तक रुका हुआ है मेरे चैनल पे। इट इज रियली अ ग्रेटनेस ऑफ यू। मेरे को ये बताइए। और थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। प्लीज आप जाते हुए कुछ बोलना चाहे, कोई मैसेज आप पूरी डिबेट को कंक्लूड कीजिए। देखिए, माय बेसिक फिलोसॉफी, मैं थर्ड जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरे फादर वॉर वेटरन, मैं खुद वॉर वेटरन। ठीक है, वो जब कारगिल की लड़ाई में मैं चला गया तो 2 औरतें टेंशन में घूम रही थी, मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों। ठीक है ना। 71-65 वॉर में वो सिर्फ मेरी माँ ही थी, तो मेरी माँ वो कारगिल वॉर के बाद बोलती, यार तूने तो ये तो डबल टेंशन हो गया यार, पहले सिर्फ तेरे बाप के लिए मैं वेट करती थी, अब तेरा भी चिंता। और मेरी बीवी भी एक साल नहीं, अबाउट 9 मोर देन 9 months, अबाउट 10 months जीरो कॉन्टैक्ट, मतलब जीरो कॉन्टैक्ट। घर में किसी को नहीं मालूम मैं कहा हूं। ठीक है। सो वो only those people crave for war or romanticize war who don't have any personal investment in it या personal loss in it. समझ में आया? Ask a soldier, he will never crave for war. हाँ, मेरे मुल्क पर हमला हो गया, मैंने कसम खाई है अपने मुल्क को बचाने के लिए। ठीक है ना। तो वो मैं अपने कसम को पूरा करूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा अपने मुल्क को बचाने के लिए। बट डू आई सपोर्ट वॉर और डू आई, बिकॉज फाइनली ना, अंत में लड़ाई में कोई नहीं जीतता, वो पॉलिटिशियन अपना विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं। बट वो सोल्जर के घर में जो मातम इधर मन रही है, मातम उधर भी मन रहा है। ठीक है ना। तो उसके घर का कल या परसों कोई एक है, ये सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोग मुझसे टकराते रहते हैं। एक कोई टकरा गया, वहां पे भी आपके जबरदस्त वॉर पोस्ट होते हाँ, तो
कोई किसी का प्रसंग चला तो वो अभी 2018 या 19 में जो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर एक हमला हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे मरे थे, विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सच डेथ्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जेंटलमैन अपने आप को नेशनलिस्ट, पाकिस्तानी बच्चे मरे तो मेरे क्या और बच्चे मरने चाहिए। मैंने कहा यार पागल इंसान, वो बच्चे हैं, वो बाद में जाके क्या बनेंगे वो छोड़ो, अब इस वक्त तो बच्चे हैं, इस वक्त तो मासूम है, किसी ने उनकी जान ले ली तो वेयर इज इट द क्वेश्चन ऑफ सेलिब्रेशन। मतलब एक पाकिस्तानी सोल्जर भी मेरा दुश्मन नहीं है जब तक ना वो हथियार उठा के मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करे या मेरे मुल्क के ऊपर हमला करने की कोशिश करे। मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस फोर्स में मैं था। एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज के लिए कि मैं जस्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ एज अ सोल्जर कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इंडियन जो आर्मी पर्सनल हैं उनके वर्क का मोटिवेशन और पाकिस्तानी वर्क जो मिलिट्री पर्सन है उनके लिए वॉर का जो मोटिवेशन है वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों में? लाइक आप क्या इक्वेट कर पाते हैं इनको दोनों को, सोल्जर्स को एक उसमें? नो, आई एग्री विथ यू, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का इंडोक्ट्रिनेशन इस्लाम सेंट्रिक है। यस। तो वो सच हो या झूठ हो, वो गजवा हिंद का एक रोमांटिसाइजिंग करते हैं। देखिए, ये मैं रोमांटिसाइजिंग एक वर्ड यूज करता हूं, ये रोमांटिसाइजिंग हमारे तरफ भी है, बट सोल्जरिंग में, इंडियन आर्मी के सोल्जरिंग इथॉस में वो रिलीजियस रोमांटिसाइजिंग नहीं है। ठीक है, मतलब वी आर फाइटिंग ऑफ द कंट्री। या हाँ, लेकिन वहां पे वो शहीद होना, कोई कहता है नहीं मुझे शहीद नहीं होना, मुझे गाजी होना है। अभी शहीद और गाजी में फर्क है। शहीद है जो लड़ाई में मर जाता है, वो शहीद होता है। यस। एक ग्रुप गाजी बनना चाहता है। गाजी मतलब मैं जीत गया, मैंने कुफार को मैंने हरा दिया, उसके बुत तोड़ दिए एटसेट्रा। वो जो कॉन्सेप्ट है वो गाजी बनने का एक जुनून भी है। तो देर इज अ रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ जवान लेवल में नहीं है, ये उनके ऑफिसर लेवल में है। अभी 2 दिन अभी ये जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें किसी ने उनसे पूछा कि ये जो ऑपरेशन का आपने नाम रखा है ये तो प्रोनाउंस करने में भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो चला गया अपने इस्लाम पर ही कि ये तो आपको उससे समझना चाहिए ना कि हाउ वी आर ट्रेंड, कि वो तो हम ट्रेंड ही उस तरीके से हैं, तो हम उससे बाहर सोच भी नहीं सकते। नहीं, वो फ्रेज कुरान के एक आयत से उठाया हुआ है, वो डायरेक्टली कुरान के एक आयत से उठाया हुआ है, वो अलग बात है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था असीम मुनीर का, उनके चीफ का, वो कुछ अपने ट्रुप्स को एड्रेस कर रहे थे, उसमें भी वो मुल्ला मुनीर बना हुआ था, वो गजवा हिंद की बात कर रहा था। नहीं, मैं वो NRP नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज को जो उसने 2 नेशन थ्योरी वाली स्पीच दी थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक स्ट्रीट का कहीं का वो है वीडियो, वो जिसमें अल्लाह के रसूल और वो सब बोल रहे हैं। वो आयत वो कहीं जनरली वो एक मुल्ला साथ में खड़ा हुआ है, उसको वो अपना कुरान की सूरा पढ़ रहा है और मुल्ला से पूछा मैं ठीक कह रहा हूँ ना, एटसेट्रा। सो वो एक इंडोक्ट्रिनेशन है। अभी हमारा आर्मी चीफ कभी कॉन्फ्रेंस में जाएगा या ट्रुप्स से मिलेगा तो वो रिलीजन से नहीं करता, ठीक है ना। अभी राय साहब, आपने जो वो सेक्युलरिज्म का जो पॉइंट निकाला ना, अब आर्मी आपके उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। दी मिलिट्री आइडियोलॉजी इज अगेंस्ट योर ये कि भाई वो मुसलमान नहीं, इलेबोरेट कर रहा हूं।
अभी वही इलैबोरेट कर रहा हूं, दैट एक कमांडिंग ऑफिसर ही टेक्स अप द रिलीजन ऑफ द ट्रूप्स, ठीक है, ही टेक्स अप द कल्चर ऑफ द ट्रूप्स। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक अगर मलयाली अफसर है, वो सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में अगर किसी बटालियन में कमीशन हुआ, तो सेकंड लेफ्टिनेंट, आजकल खैर सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक नहीं है, लेफ्टिनेंट रैंक से ही वो अपने आप को कल्चरली सिख ही समझेगा, वो अपने आप को मलयाली नहीं समझेगा, वो उनकी भाषा सीखेगा, वो उनके धर्म के बीच में जाएगा। उसी तरह अगर नहीं, जैसे मैंने एक साल जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन का 8 जैकलाई का एक कंपनी कमांडर था, एंड मेरा सीनियर जेसीओ थे सूबेदार बाना सिंह परमवीर चक्र। मतलब मैं उनका कंपनी कमांडर था, तो मतलब मुझे उस तरह का भी ऑनर मिला, एक मतलब हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर का, ओसी ऑफिसर कमांडिंग बनने का। तो खैर 8 जैकलाई प्योर डोगरा, मतलब डोगरा कश्मीरी हिंदू एंड सिख बटालियन है, लेकिन जैकलाई की अदर यूनिट्स में मुस्लिम ट्रूप्स हैं। तो उसमें अगर मैं किसी सेकंड जैकलाई या थर्ड जैकलाई में जाता, तो मुझे वो मुझे उनका कश्मीरी जो कल्चर है उसमें अपने आप को भापना तो पड़ता ही, बट आई हैड टू एक्सेप्ट देयर फेथ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इंडियन आर्मी में कोई पर्सनल रिलीजन नहीं है। मतलब यू हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, लेकिन आपको अलग से कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगा गुरुद्वारा का, या अलग से कोई मस्जिद का बिल्डिंग नहीं मिलेगा। वही बटालियन लोकेशन में, यूनिट लोकेशन में एक ही कमरा है, उसी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहते हैं। सर्वधर्म स्थल कहीं नाम लिखा होता है, कहीं एमएमजी लिखा हुआ होता है। उसी एक ही कमरे के अंदर वो वेस्ट के दिशा में वो मस्जिद बनाया होता है, वो किसी साउथ के दिशा में मूर्ति रखी होती है, और एक और किसी दिशा में गुरु ग्रंथ साहब रखा रहता है। सर ढक के घुसते हैं, अंदर अपना करते हैं और वापस आ जाते हैं। अलग से कुछ नहीं है, सब एक ही साथ। मैं खाना भी एक ही साथ। आपने बोला है, इनफैक्ट मैं तो इसी को आप वो शेयर कर रहा था कि जैसे यूनिफॉर्मिटी आर्मी मेंटेन करता है, यदि वहां पर कोई मजबूरी नहीं है इस बात की कि मैं फॉर द सेक ऑफ किसी को खुश करने के और सारा चीजें, यदि वहां पर सब लोग इकट्ठे और एक साथ रह सकते हैं विदाउट वियरिंग रिलीजन ऑन द स्लीव्स, ठीक है? नहीं, आप फॉरगेट कर रहे हो। द मिलिट्री इज अ वेरी टाइट नेट क्लोज्ड सोसाइटी। Why not the citizen? नहीं, वही मैं कह रहा हूं। ये 140 करोड़ आबादी को आप वो मिलिटराइज नहीं कर सकते। आप उस कंडीशन में नहीं डाल सकते। फिर तो सुरभि मैडम का मैं कमांडिंग ऑफिसर बन जाऊंगा। मतलब फिर नहीं, यू ट्राई अंडरस्टैंड ना कि मेरा एटीट्यूड उस तरह का हो जाएगा। जैसे मार्शल लॉ अगर लग गया और मुझे लोकल यहाँ पे मेरे ये इस इलाके का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुझे लगा दिया, तो मैं नॉर्मल सिटीजन तो नहीं रहा ना, अब तो मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो मैं तो मिलिट्री स्टाइल एंड प्रोसीजर से काम करूंगा, तो उसमें प्रॉब्लम है। सी आइडेंटिटी जो है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट होके जस्ट 10 दिन अपने यूनिट में ज्वाइन किया था, मेरा एक सीनियर आके बोलता है, ओए तू बंगाली है ठीक है, बट अभी फौज में है, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू आर पंजाबी, फॉरगेट दैट यू आर बंगाली। अब हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट स्टेटमेंट?
I can amalgamate into your culture, but I will not stop being a Bengali. मैं पंजाबी बोलना सीख लूंगा, मैं आप लोगों के साथ पंजाबी में कन्वर्स करूंगा, पर मैं माय बंगाली आइडेंटिटी कैन नॉट बी क्रश। तो अभी जैसे आपने कहा ना, वो जो आप हिंदुस्तान से आए हैं, मैं वही 1988 में जस्ट 3-4 महीने की सर्विस थी, मुझे टेम्परेरी ड्यूटी पे भेज दिया पुंछ, कश्मीर भी नहीं, मैं अभी जम्मू रीजन में, पुंछ रीजन में था। तो पठानकोट से मुझे बाई रोड जाना पड़ा, तो जम्मू क्रॉस करके अखनूर, अखनूर क्रॉस करके पुंछ, राजौरी, पुंछ, ठीक है ना। जहां जहां मैंने हॉल्ट किया वहां पे मुझे कहा कि साहब आप तो हिंदुस्तान से आए, तो ये कश्मीर का आइडेंटिटी नहीं है। JNK ऑलवेज हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, एंड JNK के अंदर भी, अभी सुरभि मैडम तो खुद कश्मीरी पंडित हैं, मतलब मैं साफ कह रहा हूं, JNK कश्मीर डिवीजन के अंदर कश्मीरी पंडित वर मोर कॉन्शियस ऑफ कश्मीरी आइडेंटिटी देन द कश्मीरी मुस्लिम्स। मैं जब फर्स्ट कश्मीर वैली में इंडक्ट हुआ, तब जो मैं इनिशियली कश्मीरी पंडितों के साथ इंटरेक्ट किया, मुझे सारे कश्मीरी पंडितों ने बोला कि साहब आप तो हिंदुस्तान से आए हो, हमारे कश्मीर में आओ आप हिंदुस्तान से। तो मुझे ऐसे, मैं मजाक में कहता था, अरे साहब मैं तो कश्यप गोत्र हूं, मेरे ही पूर्वज ने आपका कश्मीर, तो अब मेरे ही पूर्व से मैं तो खुद कश्यप गोत्र हूं। तो ये मजाक में कहता था, तो यू नो, तो मैंने कहा यार आप भी कश्यप गोत्र ही वाले ही हो, मेरे ही वंशज हो, तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये नया फिनोमिनन नहीं है, ये मैं 1980s की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये जो सारा आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है, मतलब मैं आइडेंटिटी तो एक फ्लरिशिंग फैक्टर नहीं बन पाया इस देश में, उसने प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट किया। नहीं, कश्मीर डिवीजन के अंदर ही जो गुरेज वैली है, वो जो गुरेजी लोग हैं वो अपने आप को कश्मीरी नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, वो गुरेजी अपने आप, मतलब हबा खातून, हाँ सुरभि मैडम हबा खातून का नाम सुना है? जी बिल्कुल। गुरेज में बहुत फेमस पहाड़ है जिसका नाम हबा खातून है, मतलब जो हबा खातून के नाम, जो हबा खातून के नाम से उस पहाड़ का नाम रखा गया है, मतलब हबा खातून तो वो फेमस पोएटेस थी ना कश्मीर की। जी बहुत फेमस पोएटेस है। हाँ, तो गुरेजी अपने आप को कश्मीरी नहीं मानते हैं। और वहीं एक साधना पास है, साधना पास क्रॉस करने के बाद उस तरफ तंगधार है, तंगधारी अपने आप को कश्मीरी नहीं मानते हैं। तो इवन दो कश्मीरी डिवीजन के अंडर में है, इधर डोडा किश्तवाड़ी अपने आप को कश्मीरी नहीं मानते हैं, इवन दो डोडा किश्तवाड़ में मुसलमान ज्यादा हैं, वो अपने आप को कश्मीरी नहीं मानते हैं। कश्मीरी और जम्मू के डोगरों में कोई मेल नहीं है। तो मैं, मतलब राय साहब, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वी आर एक्चुअली अ वेरी डाइवर्स कंट्री। जो माइक्रो आइडियोलॉजी है, जैसे वो कहते हैं ना कि 10 कोस पार करो तो भाषा ही बदल जाती है। यहां मेरे बंगाल में बंगाली के, अगर बांग्लादेश का हिस्सा भी ग्रेटर बंगाल की अगर बात करो, कम से कम 150 अलग डायलेक्ट हैं बंगाली लैंग्वेज के। कुछ डायलेक्ट तो हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। बंगाली हैं, वो भी बंगाली बोल रहा है, मैं भी बंगाली हूं, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है कि अरे क्या बोल क्या रहा है। लेकिन तो सर आपने कश्मीरी पंडित वाली एक बात कही थी अभी, गुरेज से पहले आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है वो नेशनैलिटी नहीं मानते थे। नहीं, नेशनैलिटी नहीं मानते थे क्या? आपने बोला कुछ ऐसा। नो, मैं कर रहा हूँ आइडेंटिटी, प्राइड इन आइडेंटिटी, कश्मीरियत पे आइडेंटिटी। सर आपने मेरे को थोड़ा सा, मतलब मेरे को लग रहा है कि आपने नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंडिया में दिस आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही आइडेंटिटी, बस मेरा एक ही उसको एग्जैक्टली फॉल्ट लाइन नहीं बनना चाहिए। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। मैं अभी
अपने ग्रैंड मदर, मेरी दादी या नानी की बात करता हूँ, तो बंगाल में, बंगाल से बाहर मतलब बिहारी, यूपी एक्सेट्रा को सबको हिंदुस्तानी कहते हैं। सही है, जो हिंदी मतलब बेल्ट है, ये हिंदी फॉल्ट, पट्टी। हाँ बिल्कुल हाँ, तो सही। ये फॉल्ट लाइन नहीं है, ये कल्चरल है कि यार वो तो हिंदुस्तानी है। मतलब मैं अलग नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान, मतलब वो इंडिया, जियोपॉलिटिकल इंडिया और कल्चरल इंडिया में बहुत फर्क है। नहीं, मतलब मेरा सुरभि जो मैडम, कंसर्न है वो आप मेरा समझ सिर्फ रहे हैं? कश्मीर को लेकर के ही नहीं है, मेरा ये भी है कि यदि यूपी बिहार वाला महाराष्ट्र जा रहा है और वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट झेल रहा है, तो मेरे लिए वो इक्वली हाँ, वरीइंग है। तो आई एम एग्जैक्टली, टॉकिंग अबाउट दैट फॉल्ट लाइंस, कि ये सारा चीज को एग्जैक्टली। जो हमारा एडवर्सरी है वो एक्सप्लॉइट करता है। माय होल नहीं नहीं, कंसर्न वाज फॉर द एडवर्सरी। हमें समझना चाहिए, वी आर लाइक यूरोपियन यूनियन, वी आर सच अ ह्यूज कंट्री। एक्चुअली 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 मैप पे जब देखते हैं ना, मैप पे जब देखते हैं, जो मर्केटर प्रोजेक्शन ऑफ मैप होता है ना, उसमें रियल ज्योग्राफिक जो साइज है वो नहीं दिखता। वो इक्वेटर के पास जो एरिया होते हैं वो ऐसा चिपक जाते हैं, और जो इक्वेटर से दूर हैं वो ऐसे चौड़े हो जाते हैं। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो ह्यूज है, पॉपुलेशन नहीं, जियोग्राफी वाइज बहुत बड़ा है, यूरोप से ज्यादा बड़ा है। सर व्हेन यू से कि हम यूरोपियन यूनियन जैसे हैं ना, तो उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 2 वर्ल्ड वॉर का है, जिसके बाद में आपको यूरोपियन यूनियन हाँ दिखता हाँ है। हाँ, मैं, है ना? नो 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 नो, मैं उसी पे आ रहा था। सिर्फ 2 वर्ल्ड वॉर नहीं, हाँ, सिर्फ 2 मतलब वर्ल्ड वॉर नहीं, हजारों साल से वो एक हजारों, दूसरे के साथ लड़ते बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। वो फ्रैंक्स, बिल्कुल जर्मैनिक, स्पेनियार्ड्स, बिल्कुल पता बिल्कुल। नहीं वो बीच में अंदालुसिया बन के वो अरब भी घुस गए स्पेन में। वो हजारों साल से एक दूसरे से लड़ते रहे। तो इसलिए तो मतलब यूरोपियन यूनियन बनने से पहले इंडियन बन जाओ, ज्यादा ठीक है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, यूरोपियन यूनियन के बावजूद एक जर्मन की जर्मन आइडेंटिटी है। वो यूरोपियन यूनियन नहीं बोलता कि भाई तू जर्मन नहीं है, तू अभी यूरोपियन यूनियन है, तू यूरोपियन है। वो यूरोपियन एक आइडेंटिटी है, पर वो एक जर्मन आइडेंटिटी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, फ्रेंच आइडेंटिटी को भी। अभी कोई बॉर्डर नहीं है, मतलब पोलैंड में किसी ने सामान मैन्युफैक्चर किया, अपने गाड़ी में डाला, वो पेरिस में जाके सामान बेच सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो वी आर लाइक दैट जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली, इंटरनली पॉलिटिकली। मैं अगर बंगाल में कोई सामान मैन्युफैक्चर करूं, मैं बॉम्बे में जाके बेच सकता हूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सो मैं उस अर्थ से बोल रहा हूं कि हाउ वी आर लाइक यूरोपियन यूनियन। ना दैट्स व्हाई हमारा फेडरल स्ट्रक्चर तो इसी को ही तो कैटर करता ही है। ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल का अपना एक गवर्नमेंट है, बिहार का अपना एक गवर्नमेंट है, सो दे मेक देयर लॉज। सो मेरा इंडियन आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। मैं जब इंडिया के बाहर जाता हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग बंगाल और बंगाली। लेकिन many of us represent लेकिन that एक I am चीज from ये Bihar, मतलब I आप am ज्यादा from फील UP. करेंगे इस चीज को, मतलब मैं हम इसलिए बार बार आपसे, बिकॉज बीइंग अ सोल्जर, और ये जो अभी सिनेरियो है उसमें कि एक होता है ना प्रपोर्शन, कि आइडेंटिटी की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको ऐसा लग रहा है कि जो उसका मतलब रूट कॉज है वो कहीं उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऊपर चीजें जाकर के उस तरह से मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही जो हम डिजायर्ड चाह रहे हैं। तो वो जो होता है ना आइडेंटिटी का, तो वो एक प्रोपोर्शन में आता है कि लाइक क्या उसके आइडेंटिटी के अंदर हमारा 20% इंडिया है, 80% बंगाल है, तो क्या उसको 30% इंडिया और 70% बंगाल से काम चला सकते हैं क्या, थोड़ा सा इंडिया रेस बढ़ा करके? So I may be sounding like childish, लेकिन you are understanding the will what I am trying to say कि है ना? राय साहब, आप रूट कॉज जानना चाहते हैं? रूट कॉज है बीजेपी आईटी सेल, या ये जो आईटी सेल है। मैं बीजेपी का नाम नहीं लेना चाहता, ये जो आईटी सेल वाले हैं। निकल गया आपके मुंह से। नहीं, सिर्फ बीजेपी आईटी सेल वाले नहीं है, दूसरे भी हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज आइडेंटिटी क्राइसिस वहां से शुरू होता है, बिकॉज इफ आई एम कॉन्स्टेंटली बीइंग बॉम्बार्डेड कि तुमको यही मानना पड़ेगा, मतलब तुम अगर इस आइडेंटिटी को या इस कंपार्टमेंटलाइज्ड सिस्टम को अगर नहीं मानोगे तो अरे मुझे तो परमानेंट
पाकिस्तान के लिए वीजा इशू किया हुआ है। मेरे पास तो वाघा बॉर्डर का मल्टीपल एंट्री एग्जिट वीजा है, अनलिमिटेड फॉर लाइफ। सर मतलब किसी को मौका। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको बहुत छोटे उसमें शायद प्रिज्म में देख पा रहे हैं, क्योंकि हम आज के दौर में ज्यादा जीते हैं, हमको रिसेंट मेमोरी ज्यादा हमारी वो रहती है। लेकिन ये आज इंटरनेट के दौर में वो जो बम्बार्डमेंट है वो आपको उसका वो इतना दिख रहा है, पर ये रहा हर दौर में, हर दौर में नहीं रहा। आई एग्री, जो आपके ऊपर करना चाहती है सोशल मीडिया नो, मैं बीजेपी के स्पेसिफिक उसके खिलाफ या नहीं आप होइए ना सर, आई एम विद यू, मतलब वो तो ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊं, 2008 के पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि बिहार में जो मोदी है वो सुशील मोदी और जो गुजरात का मोदी है वो अलग इंसान है। नहीं, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। मैं कंफ्यूज भी होता था यार, ये अलग कैसे, वो तो बिहारी है, ये गुजराती है, ये अलग, मतलब मोदी दोनों कैसे है, मतलब दो पॉलिटिशियंस हैं, ये भी मुझे नहीं पता। मैं इतना पॉलिटिकली इतना नाइव था। खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, यार मैं जय हिंद 50 बार बोलूंगा, मैं वंदे मातरम गाना जानता हूं, वो 90% जो बोलते हैं ना वंदे मातरम उनको बोलो, उनको पता ही नहीं कि बंगाली में लिखा हुआ है, ठीक है, वो बाकी तो छोड़ो, उनको पता ही नहीं कि वो शुद्ध बंगाली में लिखा हुआ है वंदे मातरम, वो वंदे मातरम है ही नहीं, वो वंदे मातरम है, ठीक है। खैर वो बात छोड़ो, मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगा, पर मेरे सर के ऊपर अगर डंडा रख के मुझे बोलो तो मैं जय हिंद भी नहीं बोलूंगा। डंडा मार के काम नहीं होता भाई, सही बात है। डंडा मार के पैट्रियोटिज्म या डंडा मार के नेशनलिज्म नहीं घुसाया जा सकता। और मैं ये कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण परिवार का पैदा हुआ हूं, मैं कश्यप गोत्र हूं, मुझे अपना पूरा इतिहास पता है, लेकिन अगर मेरे सर पे मारोगे कि तू हिंदू है, तू वो हिंदू राष्ट्र वाला है, तू ही हिंदू है, तो फिर मैं मानूंगा नहीं, मैं रेजिस्ट करूंगा उसको। ये एवरी न्यूटन्स लॉ की तरह है, एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फोर्स अप्लाई करोगे तो उस फोर्स का एक काउंटर फोर्स होगा ही, तो बात वहां पे आ जाती है। तो जब हम आइडेंटिटी वाली बात करते हैं ना, ये जो एक नरेटिव चला हुआ है ना कि इधर यू आर नेशनलिस्ट, यू आर ओनली नेशनलिस्ट इफ यू सब्सक्राइब टू ABCD, जो ये हमने जो लिस्ट बनाया हुआ है उसमें रहोगे तो नेशनलिस्ट हो, वरना नहीं हो। राय साहब, यही चीज का काउंटर इफेक्ट हम तमिलनाडु में देख रहे हैं। तमिल लैंग्वेज का एजुटेशन आज का नहीं है, 1950s से है। इनफैक्ट तमिल एजुटेशन के चक्कर में ही जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था उसी वजह से हुआ था, ठीक है। एक तरफ हम कहते हैं कि भाई तमिल इज अ प्राइड ऑफ इंडिया, मोदी साहब खुद कहते हैं, ठीक है, दैट इट इज अ क्लासिक लैंग्वेज, और दूसरी तरफ यही हिंदी पोजीशन वाले हिंदी बोलते नहीं, तुम अगर हिंदी नहीं बोलोगा तो तुम हिंदुस्तानी नहीं है। तो ये एक डाइकोटोमी हो जाता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कौन क्रिएट कर रहा है, क्रिएट कहां से हो रहा है, वो देखना पड़ेगा, रूट कॉज। लेकिन सर एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि फोर्सफुली जो है हिंदू सर पे डंडा रख के बोला जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैक्सिमम हिंदू ही लोग हैं जो पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं। उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैक्सिमम मैं जर्नलिज्म की बात करूं, अगर सिर्फ मीडिया की बात, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो है मुसलमान जर्नलिस्ट कम है और मैक्सिमम हिंदू जर्नलिस्ट ही, और हिंदूज ही आप देखेंगे जो अपने रिलीजन के खिलाफ भी खुल के बोलता है। मैं तो कह रहा हूँ कि से नो टू वॉर और डी-एस्केलेट का ट्रेंड हमारे यहाँ चला है, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं चला। मैंने तो फॉलो किया। अरे सुरभि मैडम, अब जब आपके 140 में से 110 करोड़ हिंदू ही हैं और जर्नलिस्ट अगर 1 करोड़ जर्नलिस्ट है, उसमें प्रोपोर्शन की बात कर रही है, प्रोपोर्शन है, नहीं मैं कह रहा हूँ, अरे जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदू ही है तो पाकिस्तान के पक्ष में बोले या पाकिस्तान के खिलाफ, वो हिंदू ही निकलेगा।
जो इंडियननेस की बात वीरेंद्र सर ने करी है, हम तो कश्मीर से ही आते हैं और आपको पता है कि कश्मीरी विस्थापित है, वो अपने स्टेट से निकला है, लेकिन मैं आपको आज की डेट में कितने सारे कश्मीरी हिंदू दिखा दूंगी जो कंट्री के फेवर में रह के बात कर रहे हैं और अपने आप को उन्होंने असाइड किया हुआ है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वी आर विद द नेशन, वी आर इंडियंस। ये बोलने में बहुत सारे हिंदू कतराते हैं सर, हम तो देख चुके हैं 15 साल के जर्नलिज्म में, हम तो हिंदुओं से लड़ रहे थे, मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है, हिंदू और सेक्युलर हिंदू की लड़ाई है सर। मैं सोल्जर होने के बावजूद, वॉर वेटरन होने के बावजूद, कोई अगर कहता है से नो टू वॉर, मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं है भाई। तेरी मर्जी, तू से नो टू वॉर बोल दे। नहीं, नो टू वॉर कहने का इंटेंट से झगड़ा होना चाहिए, इंटेंट क्या है वो चेक करिए ना। नो टू वॉर तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ वॉर किसी भी नेशन के लिए फायदा नहीं करता है, लेकिन ये किया जाता है सर, ये जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मैं आपको डीओ के कितने प्रोफेसर्स, मैं खुल के नाम भी ले सकती हूँ, मैं आपको प्रोफेसर दिखाऊंगा जिनको ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है, क्योंकि सिंदूर जो है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, उनको उससे आपत्ति है और वो खुलेआम अपने वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ये बोल के कि सिंदूर को आपने क्यों प्रतीक बनाया जी। अब ऑब्जेक्शन अगर आपको करना है तो ऑपरेशन का क्रिटिकल एनालिसिस करिए। सिंदूर से आपको ऑब्जेक्शन है क्योंकि आप जो है ना कंट्री में जातिवाद, कास्टिज्म, मुसलमान हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन कोई नहीं बोलता अपने आप को, लेकिन एंटी हिंदू की बात कर रहे थे सर, ये जरूरी है, इस पर एकदम खुल के आके बात करने की जरूरत है। और मैं तो इस पे बहुत ज्यादा जो है एनालिसिस आपको दे सकती हूँ, एक एक एग्जाम्पल नाम लेके दे सकती हूँ कि ये सभी हिंदू हैं। नहीं सुरभि मैडम, आपने बड़ी मजेदार बात छेड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर नाम से मुझे भी ऐतराज है एज अ सोल्जर, अभी वो समझाता हूँ। नहीं वो आपको समझाता हूँ, वो भी आपको समझाता हूँ। सर आपके वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो जाएंगे। नहीं, मैं वो भी आपको समझाता हूँ, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, एज अ सोल्जर बोल रहा हूँ। देखो, जब एक ऑपरेशन का कोड नेम रखा जाता है, कोड नेम का मतलब होता है छद्म नाम, मतलब ऐसा नाम जो ऑपरेशन का जो एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ कोई रिश्ता ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया बांग्लादेश की, मतलब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 71 की, ईस्ट पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बांग्ला या ऑपरेशन ढाका नहीं, उस टाइप का नहीं रखा था, उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। अब सोचते रहो कि ये किसने डिसाइड किया इसका नॉमेनक्लेचर, कैसे हुआ है? नहीं, तो मैं इस ऑपरेशन सिंदूर नाम से इसलिए इख्तिलाफ करता हूं, बिकॉज दिस नेम इट बिट्रेज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री सीक्रेसी। अभी किसने सिलेक्ट किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, न्यूज में कहते हैं मोदी जी ने सिलेक्ट किया, ठीक है, मोदी जी ने सिलेक्ट किया, मुझे नहीं पता, बट इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मिलिट्री सीक्रेसी। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, इसका कुछ भी नाम रख सकते थे, एनीथिंग। बट सर पहलगाम में जो विक्टिम्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू पूछ के मारा गया, उसके जवाब में अगर हम ऑपरेशन, ये तो सीक्रेट रहा नहीं, मतलब नो शर्मी मैडम, मरियम रखो, अब्राहम रखो, कुछ भी रखो, बट ये तो पता ही है ना कि ये हिंदू औरतों का उसका बदला लिया जा रहा है, जो जिनके पतियों को मारा गया। नाउ हिंदू पतियों को मारा गया। I go back to my original statement. हम सोल्जर्स इमोशंस पे लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम कूल स्ट्रेटेजी पे लड़ाई लड़ते हैं। उसमें लेकिन टेररिस्ट तो आपको मार के हिंदू बोल के जा रहा है ना सर, आप क्यों नहीं इमोशंस पे लड़ेंगे? टेररिस्टों ने इंडियन आर्मी पे नहीं, इंडिया पे हमला किया ना सर। मैं तो टेररिस्ट के बाप को मारने का मेरा टास्क है ना। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो तो आपको हिंदू कह के मार रहा है सर। ओ, पर मैं जब लड़ाई में जा रहा हूँ, मैं हिंदू, मैं पाकिस्तानी सोल्जर को मार रहा हूँ, मुसलमान को नहीं मार रहा हूँ।
आर्मी तो टेररिस्ट के नहीं, अगेंस्ट अभी हमने डिबेट हाँ में यही एग्जैक्टली। कहा कि वो इस्लाम को लेके ही जो है आपने अरे नहीं एग्री किया कि वो चलो वो हम इस्लाम को लेके ही नहीं, पर चलते वो हैं, उनकी आइडियोलॉजी उनकी, वही लेकिन है वो आर्मी। हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली नहीं 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 तो हम नहीं नहीं, अगर असीम मुनीर मेरे खिलाफ गाजी बनने के लिए वो कुरान के उसके चक्कर में, वो उसकी मर्जी। मैं मुसलमान को नहीं मारने जा रहा हूं, मैं एक अपने दुश्मन को एनिहिलेट करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी में क्रिश्चियंस नहीं है या व्हाटएवर 1-2% हो, पर है तो ना, तो मैं क्या उसको क्रिश्चियन को छोड़ दूंगा? मैं क्या उस क्रिश्चियन को छोड़ दूंगा या उस हिंदू को छोड़ दूंगा कि जस्ट बिकॉज अरे तू पाकिस्तान आर्मी का तो तू हिंदू है, चल तू भाग जा यहां से, तेरे को नहीं मारूंगा। ना ना ना, सॉरी, क्योंकि उसके राइफल से जो गोली निकलेगी वो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा, वो मेरी जान देख रहा है। समझ गए ना सुनी मैडम? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके इमोशन, देश के इमोशन के साथ हूं, पर मैं जब युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मैं उस इमोशन का बैगेज अपने ऊपर लेके नहीं जा रहा हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा हूं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं पाकिस्तान का मुसलमान मारने नहीं जा रहा हूं, मैं वो पाकिस्तान का जो मेरे मुल्क के खिलाफ का जो दुश्मन है, मैं उसका दमन करने जा रहा हूं। ठीक है, श्री कृष्ण ने कहा था दमन कर अपने भाई, तेरा भाई है या चाचा है या मामा है या ताऊ है, वो मत सोच। कहा था ना श्री कृष्ण ने। बात वही है यहाँ, मैं वहां हिंदू मुसलमान मारने नहीं जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा वहां पे कोई पाकिस्तानी में बहुत हिंदू हैं जो आर्मी में है, राजपूत है वहां के, सोडा राजपूत वगैरह जो सिंध के हैं वो आर्मी में है। तो मुझे कोई वो सब कन्वर्ट हुए सारे हिंदू हैं, उनको सबको पता है सारे। नहीं तो मुझे कोई वो सिंह विंग कुछ मिल गया तो मैं उसको माफ कर दूंगा कि यार तू भाग जा। ओ नहीं भाई, वो पाकिस्तानी वर्दी पहना हुआ है, तेरे हाथ में पाकिस्तानी राइफल है, तूने मेरे तरफ गोली चलाई, मैं तेरे तरफ गोली चलाऊंगा, कहानी खत्म। ठीक है सर, इसको शो को हम एंड करते हैं और आइडेंटिटी पर फिर एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि पहले आप इंडियन है, बाद में आप कश्मीरी है, और बाद में बंगाली है, और बाद में बिहार। नहीं 100%। हम लोग सभी लोग भारतीय हैं, और बिल्कुल अगर हम लोग देश के साथ खड़े होंगे, मिलजुल के खड़े होंगे, चाहे इमोशनली खड़े हो, चाहे एक सोल्जर की तरह खड़े हो, लेकिन हमें अपने देश का साथ देना चाहिए और हमें एकता के साथ आगे आके ये कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट है, और उसके मूव्स का जवाब जो है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी हम किसी ना किसी सोर्स से देते रहेंगे। मैं कश्मीर से आती हूँ और कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुस्लिम की रही है, ये कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं ऐसे खुल के बोलूंगी कि आज भी अगर अंदरूनी आप आप इंटरनल जो वो कहते हैं ना, मीडिया में क्या करते हैं सर, वो ऑपरेशन करते हैं ना मीडिया वाले भी, जो एक फेक ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन। तो अगर आप स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, मैं आपको आधी से ज्यादा आवाम दिखाऊंगी जो हिंदुओं के खिलाफ है, और अगर वहां की आवाम और वहां के लोग अगर वाकई में अच्छे हैं, तो हमारा पूरा समाज मैं लेके जाऊंगे वहां पे, और वो हमें एक्सेप्ट करेंगे और वो हमें चलिए जय हिंद। चलिए इसी के साथ इस शो का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, एंड आई होप कि आप लोग फ्यूचर में भी ज्वाइन करते रहे। थैंक यू सो मच। एकदम जी, ओके, थैंक यू।